Hello, my dear students. This is the part 4 of your chapter number 12, electricity. Okay. In the last video, what we have seen? In the last video, we had seen what is an electric circuit, what is electric circuit diagram, what are the electric components, so many things that we had discussed in the last video. Now in this video what we are going to discuss is very important. The first and very important big topic of the chapter, Ohm's law. जॉर्ज ओम वॉज अ साइंटिस्ट, वॉज अ जर्मन फिजिस्ट, जिन्होंने पहली बार कुछ ऐसा देखा जो हम देख रहे हैं लेकिन हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते। तो ओम जो है, जिनका नाम है जॉर्ज ओम, उन्होंने क्या नियम दे दिया, व्हाट लॉ ही हैड गिवन। तो मैं आपको एक चीज से इस लॉ को समझाने का प्रयास करूंगा। पहले हम वो एक्सपेरिमेंट इस वीडियो में करेंगे जिस एक्सपेरिमेंट से मिस्टर जॉर्ज ओम ने देखा था कि किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके वजह से ही करंट फ्लो होता है, और इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज बोथ फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए एक इलेक्ट्रिक डायग्राम आपके सामने बनाना चाहूंगा, तो वो इलेक्ट्रिक डायग्राम देख ले आप। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां मैंने एक सर्किट लिया हुआ है, बट ये सर्किट मैंने अभी अधूरा रखा है। आई हैड टेक दिस सर्किट एज इनकम्प्लीट। मैं आपके सामने इसे कंप्लीट करूंगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैंने एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है, और यू नो दैट रेजिस्टेंस ऑलवेज हिंडर्ड करंट, हमेशा करंट को रोकने का काम करता है। ओके, वो कैसे करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे आखिरकार करंट को किसी कंडक्टर के अंदर रोका जाता है। दैट विल ऑल्सो बी एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। बट फिलहाल मैंने एक करंट रोको यंत्र मींस रेजिस्टेंस को रखा है, और इस रेजिस्टेंस के वजह से कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको भी मेजर करने के लिए मैंने वोल्टमीटर बैठाया है। करंट को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पर एमीटर जो है वो ज्वाइन करके रखा हुआ है। बट मैंने इस बार जो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में चेंज किया है, स्पेशली ओम्स लॉ को प्रूव करने के लिए कि ओम साहब ने आखिर क्या किया और किस तरह का नियम दिया है, उसको आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ 4 वोल्टेज रखे हैं, मीन 4 सेल, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि हर सेल जो है 1.5 वोल्ट का है। ये वायर मैंने ऐसे रखा है जिसको मैं कंट्रोल कर पाता हूं, इस वायर को मैं कंट्रोल कर सकता हूं। तो पहला जो काम मैं करने वाला हूं वो मैं इस वायर को जाकर के ऐसे जोड़ दूंगा। मतलब मेरा सर्किट जो है बेटा वो सिर्फ 1.5 वोल्ट के बैटरी के साथ बस ऐसे जुड़ा हुआ है यहां से। ये जो बाकी के 3 वोल्टेजेस है 1, 2 और 3, ये अभी मेरे सर्किट में नहीं है बेटा। 1, 2 और 3 ये मेरे सर्किट में नहीं है। मैंने सिर्फ अभी इस वाले 1.5 के सेल को अपने सर्किट का हिस्सा बना लिया है। मतलब मैंने फर्स्ट केस जो है उसमें मैंने वोल्टेज को 1.5 वोल्ट मान लिया है, ठीक है। वोल्टेज को मैंने 1.5 वोल्ट मान लिया है। तो बेटा करंट क्या होगा, करंट क्या होने वाला है, करंट जो है इसमें वो सपोज कि 3 एम्पियर आपको मिल रहा है। ओके, मैंने ये देखा, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये लेबोरेटरी में हो रही है। लेबोरेटरी में एक असली रेजिस्टेंस को लगा करके इस तरीके से सेटअप लगा करके हमने जब ये वाले वायर को पकड़ के यहां पर फिट किया, सिर्फ इसके साथ, सिर्फ ये 1.5 वोल्ट की बैटरी के साथ जब हमने इस वायर को ऐसे टच किया, तो हमें जो यहां पर इसकी रीडिंग, बेटा ये रीडिंग देखनी है हमें एम्पियर की, तो एम्पियर की रीडिंग में हमें मिला 3 एम्पियर का करंट, तो 3 एम्पियर का करंट मिल रहा है। ओके, ये फर्स्ट केस हुआ बेटा हमारा। अब सेकेंड केस में हम क्या करेंगे ना, ये जो वायर है ना बेटा, इसको यहां से हटा के
इस वायर को हम यहां से जोड़ देंगे। ये मेरा सेकेंड केस। अब जब मैंने यहां से जोड़ा तो मेरे पास टोटल बैटरी का कितना हो गया, मतलब ये भी 1.5। अब मेरा सर्किट देखिए आप, सर्किट पूरा यहां से है ऐसे, और इस तरीके से दो सेल्स मेरे सर्किट के अंदर अभी सेकंड केस में आ रहे हैं। मैंने ऐसे सर्किट बना दी। सिर्फ ये दो बैटरीज अभी मेरे केस में नहीं आ रहे, बाकी के दो बैटरीज आ रहे हैं। मतलब बेटा 1.5 1.4 टोटल 3 वोल्ट का हमें सेकंड केस के अंदर, अगर मैं सेकंड केस का बात करूं तो मेरा वोल्टेज तो है बेटा वो 3 वोल्ट का हो गया। अब एक्चुअली में ये पूरी की पूरी बैटरी आ गई 3 वोल्ट की मेरे सर्किट के अंदर में। अब बेटा वोल्टेज तो हमने बढ़ा दिया है। First of all, what we had done, only we had connected a single 1.5 volt battery in our circuit. But now what we had done here, we had connected two 1.5 volt cell in this circuit. तो यही जॉर्ज ओम साहब यही सोच रहे थे कि अगर मैं इस तरीके से जो मेरा अप्लाइड वोल्टेज, दिस इज नोन एज अप्लाइड वोल्टेज, जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं सर्किट के अंदर में, तो जॉर्ज ओम was thinking that if we change our applied voltage then what we will get, क्या मिलेगा हमें। सो यहाँ पर उनको मिला क्या, जैसे ही इस तरीके से उन्होंने सर्किट को ज्वाइन किया सेकंड केस में, उनका जो करंट था वो 6 एम्पियर शो होने लगा। हमने खुद इस एक्सपेरिमेंट को, मैंने खुद किया हुआ लेबोरेटरी में, मुझे मौका मिलेगा मैं आपको भी लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा। बिल्कुल मैं जो आपको अभी ये जो डेटा दे रहा हूं, अभी जो मैं आपको ये डेटा दे रहा हूं, यही डेटा सेम टू सेम आपको मिलता है लेबोरेटरी के अंदर। इन चीजों से अगर आप काम करो फिजिक्स की लेबोरेटरी में, आपको ये डेटा बिल्कुल ऐसा मिलता है 100%। ये ओम साहब कर रहे थे, ये तो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ओम ने कितनी मेहनत की अपनी नियम को देने के लिए। उनका नियम भी अभी आपको स्पष्ट नहीं है। यू हैव नो आइडिया ऑफ द लॉ ऑफ ओम। बट ये अभी मैं और आगे, सपोज ये वायर को मैंने यहां से निकाल दिया, ओके, अब मैंने इस वायर को यहां से आई हैड कनेक्टेड, इस वायर को मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया। नाउ ये थर्ड सेल को भी जो 1.5 वोल्ट का था, इसको मैंने ले लिया। तो मेरे बेटा जो ये थर्ड केस है, जो मैंने थर्ड केस में इस तरीके से मेरे चेंज किया है इसको, इसमें वोल्टेज मेरा हो गया है 4.5 वोल्ट का, और मेरा करंट क्या होगा, अब आपको पता चल रहा है कि करंट किस तरीके से चेंज हो रहा है। आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में सर्किट का अप्लाइड वोल्टेज है। आप अपने करंट को तभी चेंज कर सकते हो बेटा जब आपका अप्लाइड वोल्टेज चेंज हो, ओके। और करंट क्या हो जाएगा 9 एम्पियर का। तो बेटा थर्ड केस में हमने जैसे जैसे हमारे कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज है और हम उसको चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट केस में अब मेरे पास सिर्फ एक केस बच गया कि मैंने जो चौथा यहां पर ये लगाया है करंट, उसको मैं ऐसे दे दूं। अब मेरा पूरा का पूरा चारों का चारों ऑल द 4 सेल्स आर इन कनेक्टेड 1.5 वोल्ट। तो टोटल मैंने ये फोर्थ केस भी आपके सामने निकाल दिया। फोर्थ केस में बेटा क्या किया, वोल्टेज हो गया मेरा 6 वोल्ट का और करंट हो गया मेरा 12 एम्पियर। ये मैंने 4 केसेस देखे और 4 केसेस में मेरे इस तरीके के मैंने जब एक्सपेरिमेंट किया लेबोरेटरी में जाकर तो ये डेटा मेरे हाथ आए। ये पूरे सर्किट को ऑब्जर्व करने के बाद, करंट का जो वैल्यू है वो एम्पियर में देखने के बाद, ओके, एक एक करके बार बार अपने अप्लाइड वोल्टेज को चेंज करने के बाद मुझे इस तरीके का डेटा मिला। अब मैं इस डेटा को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के टेबल में रखूंगा इस तरीके से। ये हम मैथमेटिक्स में जब हमें किसी तरह का ग्राफ बनाना होता है तो x और y का वैल्यू जिस तरीके से लिया जाता है, हम भी इसका ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे कि एक क्वांटिटी मेरे पास वोल्टेज की है और दूसरी क्वांटिटी मेरे पास करंट की है। फर्स्ट क्वांटिटी वी हैव वोल्टेज एंड सेकंड इज करंट। तो वोल्टेज और करंट का ग्राफ अब हम बनाने वाले हैं, वोल्टेज करंट ग्राफ। जिस तरीके से क्लास 9th में भी हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा था,
उसी तरीके से यहां पे हम इन दो क्वांटिटीज के बीच के ग्राफ को देखेंगे किस तरीके से वो बनेगा। खैर वोल्टेज हमने कितना लिया था, एक 1.5 लिया था, फिर 3 लिया था, फिर 4.5 लिया था, उसके बाद 6 लिया था। तो ये 4 वोल्टेजेस हमने चेंज किए, ये हमारे हाथ में थे। मतलब क्या हो गया कि वोल्टेज जो है बेटा उसके ऊपर करंट डिपेंड कर रहा था। ओके, करंट जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, करंट के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, करंट को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें करंट को चेंज करना तो वी हैव टू चेंज द अप्लाइड वोल्टेज। सो अप्लाइड वोल्टेज इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, करंट इज इंडिपेंडेंट, करंट अपने आप चेंज हो रहा है। ओके, सो यहां पर 3 एम्पियर का करंट मिला, 6 का मिला, 9 एम्पियर का मिला, आफ्टर दैट 12 एम्पियर का मिला। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्चुअल। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें ग्राफ बनाना है वोल्टेज के साथ करंट का ग्राफ। तो अब हम वोल्टेज के साथ करंट का ग्राफ बनाएंगे ना, तो मैं इस सर्किट को हटाने वाला हूं यहां से। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और ये सर्किट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आप अपने नोट्स को लिखोगे ना तब माय डियर स्टूडेंट्स। फिलहाल तो मैं इस सर्किट को यहां से हटा दे रहा हूं, यहां पर मैं आपके लिए ग्राफ बनाऊंगा अभी। ओके, सो लेट्स सी कि वोल्टेज करंट ग्राफ कैसे आता है। सबसे पहले तो हमें पता है बेटा कि ग्राफ के अंदर इस तरीके से ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। ओके, और हम हमेशा से जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, हमारे कंट्रोल में नहीं रहने वाली क्वांटिटी जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसे हम हमेशा उस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को x एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा यहां वोल्टेज और करंट में कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट है, जिस पे हमारा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं था, जिसे हम चेंज नहीं कर पा रहे थे बेटा, दैट वाज करंट। तो इस x एक्सिस पे हमारा जो करंट है इन एम्पियर वो चलेगा, यहां रिप्रेजेंट करेंगे हम करंट को। और बेटा वोल्टेज को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो भी डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसे हम y एक्सिस में करते हैं डिनोट, वोल्टेज को वोल्ट में हम यहीं पर y एक्सिस में डिनोट करेंगे। अब बारी आ गया है स्केल्स लेने का। whenever we are going to put a graph or whenever we are going to draw a graph, we have to put some scales on x axis on y axis respectively. So हमारे हिसाब से तो काफी आसान स्केल बनेगा। करंट में हम 3 का गैप लेंगे, 3 एम्पियर। ओके, आफ्टर दैट इट्स 6 एम्पियर। ओके, आफ्टर दैट इट्स 9 एम्पियर, इट्स ओके, आफ्टर दैट इट्स 12 एम्पियर, नो प्रॉब्लम। 4 का 4 वैल्यूज हमने ले लिया है। यहाँ पर ये हमारा ओरिजिन होता है ग्राफ का, दिस इज अवर ओरिजिन O। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पर जो हम गैप लेंगे वो हम लेंगे, यहाँ पर गैप जो लेंगे वो 1.5 का लेंगे बेटा, 1.5 वोल्ट। ओके, आफ्टर दैट आफ्टर गैप ये हो जाएगा 3 वोल्ट। ओके, आफ्टर गैप यहाँ पर हो जाएगा 4.5 वोल्ट। ओके, एंड आफ्टर दैट यहाँ हो जाएगा हमारा 6 वोल्ट। तो हमारा सारा वोल्ट आ गया 1.5, 3, 4.5 एंड 6 वोल्ट। अब हम यहाँ पर ग्राफ पुट करेंगे, हमारे कोऑर्डिनेट्स को पुट करेंगे बेटा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 1.5 और 3, 1.5 वोल्ट एंड 3 एम्पियर। तो बेटा 1.5 वोल्ट और 3 एम्पियर यहाँ पर आएगा ये पॉइंट। ओके, हमारा पहला केस है, ये फर्स्ट केस है हमारा। और उसके बाद 3 और 6 मतलब कुछ यहाँ पर आएगा ये पॉइंट, ये हमारा दूसरा केस। 9 एंड 4.5 ये कुछ यहाँ पर आएगा हमारा, ये तीसरा केस, थर्ड केस। एंड फोर्थ केस जब हमने चारों 4 सेल्स को ले लिए थे वो हमारा यहाँ पर आएगा फोर्थ केस। अगर आप देखो ध्यान से इस ग्राफ को तो बेटा ये बिल्कुल एक सीधा लाइन जो है ये इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी और टाइम के करंट के बीच में है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रहा है? ये स्ट्रेट लाइन एक यूनिफॉर्म चेंज शो कर रहा है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ये दिखा रहा है कि वेलोसिटी और टाइम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में यूनिफॉर्मली
बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप अप्लाइड वोल्टेज चेंज करो वैसे वैसे आपको करंट में भी चेंज दिखाई देगा। ओके, सो ये चीज, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बताता है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में कोई भी सर्किट में आप जाओ, कोई भी सर्किट में, फिलहाल आपके लेवल पे क्लास 11-12 के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ सर्किट ऐसे हैं जहां पर ये ओम्स लॉ इस तरीके से नहीं शो होगा। फिलहाल आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई, अभी भी आपको ओम्स लॉ मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताया है, लेकिन आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि बेटा क्लास 8 में मैथ्स में आपने चैप्टर पढ़ा हुआ था इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। ओके, मैथ्स में इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी जिस अमाउंट से बढ़ रही है उसी प्रोपोर्शन के अमाउंट से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। सेम टू सेम यहां पर हो रहा है बेटा, वोल्टेज जिस प्रॉपर्टी, जिस रेशियो से वोल्टेज बढ़ रहा है उसी रेशियो से करंट भी बढ़ रहा है। उसके वजह से हमें ये बिल्कुल स्ट्रेट स्लोपी लाइन मिला है। मींस हम ये बोल सकते हैं इस ग्राफ को देखने के बाद कि ओम्स जी का, जॉर्ज ओम का जो पहला पॉइंट होगा वो होगा कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शन है करंट का। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा करंट बढ़ता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं, दैट्स व्हाई हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या, हम उसको लिखते हैं अप्लाइड वोल्टेज, हम ऐसा बोलते हैं, बिकॉज वोल्टेज को हम अप्लाई कर सकते हैं किसी सर्किट के अंदर पे। वी कैन नॉट अप्लाई अ करंट, हम कभी ऐसा नहीं बोलते अप्लाइड करंट, वी कांट से, वी ओनली कैन से अप्लाइड वोल्टेज बिकॉज वी आर अप्लाइंग द वोल्टेज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। और हमने जैसे जैसे वोल्टेज को अप्लाई किया है करंट वैसे वैसे चेंज हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो यहां पर इस तरीके से लिखना भी सही नहीं होगा, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट भी लिख सकते हैं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज ज्यादा अच्छा भी लगता है लिखने में, I इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V, ये भी लिखा जा सकता है कि वोल्टेज के कारण से जो करंट है वो बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज बिकॉज एज वी आर चेंजिंग वोल्टेज द I विल आल्सो चेंज इन इक्वल प्रोपोर्शन। ओके, सो ये चीज ही, ये जो मेन है, ये दोनों के बीच का रिलेशन, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन, इस रिलेशन को ही समझाना चाहते थे ओम्स अपने लॉ में। तो जॉर्ज ओम ने यही प्रूफ किया था इस ग्राफ के थ्रू कि जैसे जैसे आप वोल्टेज, आप अपना अप्लाइड वोल्टेज चेंज करोगे उसी प्रोपोर्शन में आपका करंट भी चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ओके, सो ये तो था उनकी बातें, ये था वो ग्राफ। अब मैं आपको ग्राफ के ऊपर से बहुत कुछ बताना चाहूंगा। मैंने आपको बताया ना कि आपके लेवल पे आपका जितना सर्किट होगा उसमें वोल्टेज और करंट का ग्राफ ऐसा ही होगा। कोई भी सर्किट आप ले लो, आप चले जाओ लेबोरेटरी, आपको खुली छूट, आप लेबोरेटरी जाओ, कोई भी सर्किट पकड़ो, उसको सेट कर दो और उसका वोल्टेज और करंट का आप रीडिंग ले लो और फिर उसका ग्राफ बनाओ, 100% आपको यही ग्राफ मिलेगा। लेकिन अगर आप वो सर्किट के अंदर में पीएन जंक्शन डायोड, आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा बात तो हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूं कि ऐसी भी एक चीज होती है। पीएन जंक्शन डायोड जो है ना बेटा, वो 11-12 के लेवल का एक डिवाइस है, एक डिवाइस है वो। जिस डिवाइस को अगर आप सर्किट के अंदर रख दो, पीएन जंक्शन डायोड को जो सर्किट होती है, पीएन जंक्शन डायोड की सर्किट, इसकी सर्किट, वो आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन कभी देगी नहीं। उस समय वोल्टेज और करंट का ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, और अगर करंट और वोल्टेज का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा मतलब ये ओम्स लॉ को डिफाइन नहीं करते। तो इस तरह के जो कंडक्टर्स होते हैं पीएन जंक्शन डायोड जैसे, उनको हम नॉन ओहमिक कंडक्टर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। बेटा जो कंडक्टर सर्किट के अंदर में ओम्स लॉ को फॉलो करे दैट इज नोन एज ओहमिक कंडक्टर। और पीएन जंक्शन डायोड जैसे डिवाइसेस जो 11-12 में आपको पढ़ने हैं, वो आपको क्या होता है कि वहां पर जब आपको वोल्टेज और करंट का रीडिंग मिलेगा वो इस तरह का यूनिफॉर्म रीडिंग नहीं मिलेगा। दैट्स द क्वेश्चन। मतलब कि ओम्स लॉ इज नॉट एन यूनिवर्सल लॉ, ये बहुत सारे कंडीशन से दबा एक लॉ है। ये नियम यूनिवर्सल नहीं है, ये कंडीशन से दबा है। अब मैं आपको कंडीशंस भी शो करूंगा।
धीरे धीरे करके। फिलहाल तो आप वोल्टेज करंट के बीच का ये सुंदर सा ग्राफ आपने देख लिया, हमने एक्सपेरिमेंटल आपको बताया। नाउ इट्स द टाइम टू शो यू द परफेक्ट डेफिनेशन एंड डेरिवेशन ऑफ दिस लॉ। सो लेट्स स्टार्ट। So my dear students, now I am going to write the perfect definition of Ohm's law. According to Ohm's law, at constant temperature, ये ध्यान दीजिए, एक बाध्यता मैंने यहां लिखी है अभी, at constant temperature, okay, the current flowing through the circuit is directly proportional to the voltage applied to the circuit. This is the perfect definition of an Ohm's law. Ohm's law क्या है ना कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, बेटा अगर टेम्परेचर हिल गया ना तो Ohm's law का जो ग्राफ है वो हिल जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर मटेरियल पे वार करता है। आपको पता है कि जब भी कोई चीज टेम्परेट होती है तो इट एक्सपैंड्स, and whenever the temperature reduces it's contract, okay, the material contract, तो material depends on temperature. टेम्परेचर अगर हिल गया ना स्टूडेंट्स तो ये ओम्स लॉ हिल जाएगा। ये ओम्स लॉ का जो नींव है ना आपके क्लास 9th में, वो जो नींव है दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर। आप टेम्परेचर नहीं हिला सकते, लेकिन आप टेम्परेचर के स्तंभ को भी हिला दोगे। अगर आप अभी ठीक से पढ़ोगे ना तो 11th 12th के अंदर आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखने की आवश्यकता नहीं होगी, एंड देन यू विल फील इजी टू अंडरस्टैंड द ओम्स लॉ इन अ चेंजिंग टेम्परेचर। बट नाउ फॉर द क्लास 9 यू हैव टू टेक द टेम्परेचर कांस्टेंट, और कांस्टेंट टेम्परेचर के अंदर आपका जो करंट सर्किट से फ्लो हो रहा होगा, ओके, वो वोल्टेज जो है बेटा, कम जो सर्किट का करंट होगा इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाई। हमने अभी अभी देखा था कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वोल्टेज से डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे होगा। ये द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज टू द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड इन द सर्किट। और हमने I का पहले क्यों रखा, V को बाद में क्यों रखा? बिकॉज द करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। क्यों? क्योंकि बेटा जिसको हम कंट्रोल कर पाते हैं ना उसके वजह से क्वांटिटी चेंज होती है। तो बेटा हम किसको चेंज करें? वोल्टेज को। दैट्स व्हाई वोल्टेज को हम बाद में लिखें, लेकिन हम इसको इट कैन बी रिटन एज V is directly proportional to I also. लेकिन according to experiment what we had done, we have changes the voltage. We had changed the voltage, and according to this beautiful definition, I is directly proportional to V. But derive करने के लिए आगे we are going to derive a special formula here, which will be known as the Ohm's law formula. Okay, V is directly proportional to I. जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, एक कांस्टेंट लगता है, ओके, और वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। बहुत बार तो हम 1 ले लेते हैं उस कांस्टेंट को फिजिक्स के अंदर में, लेकिन इस बार जो कांस्टेंट आने वाला है यहाँ का कांस्टेंट व्हिच इज कमिंग हियर, वी कांट टेक इट 1 बिकॉज इट आल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। वो कांस्टेंट भी अपने में एक फिजिकल क्वांटिटी है यहाँ पर। सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू जस्ट रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन एंड keep here an equality sign, we will got a proportionality constant which is capital R, and here it's I. So the proportionality constant R is resistance। यहां पर जो proportionality constant है बेटा वो resistance है।
दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो you all know that current I is directly proportional to V, which is potential difference. Okay, V is directly proportional to I, V is equal to Ri. Okay, ये R जो है that is a proportionality constant which is known as resistance. Now we can find the value of resistance here. Okay, the value of resistance. The value of resistance. So what will be the value of resistance? Value of resistance will be V by I. Value of resistance क्या हो जाएगा बेटा? V by I हो जाएगा यहाँ। अब आपको मैंने बताया था ना, हमने जो ग्राफ बनाया था बेटा, उस ग्राफ की चर्चा अब करेंगे जब हम इतना सब कुछ समझ चुके हैं। आपको पता है यहाँ पर ये करंट I है, आपको पता है यहाँ पर ये वोल्टेज V है, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से हमने बनाया था वोल्टेज टाइम, वोल्टेज करंट ग्राफ में। बेटा ये जो लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन, इट इज नथिंग बट दिस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में क्या होता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ये रेशियो है। हाउ वी कैन डिफाइन रेजिस्टेंस? अगर हमें ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो हमको मिला है, और ये जो हमारा बना है बेटा V इज इक्वल टू RI, जो मैं जो मिला है IR भी लिख सकते हैं इसको, ये जो मिला है दैट इज ओम्स लॉ। यही ओम्स लॉ है मेन, ये डेफिनेशन है और ये उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। और ये हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R व्हिच इज नोन एज रेजिस्टेंस, उसका हमने यहाँ पर रेशियो ले लिया है V by I। तो जब हम डिफाइन करेंगे रेजिस्टेंस को, वी कैन राइट दैट रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इन द सर्किट एंड द करंट व्हिच इज फॉर्म्ड देयर। ओके, so the potential difference and current, the ratio of the potential difference and current is known as resistance. That's called resistance. और actual resistance का क्या काम है? So it is a small hindrance, okay, in the way of current. Current के रास्ते में ये रुकावट है, it's a hindrance. Okay. तो ये हो गया बेटा V and I। और जब मैं बोल रहा हूं कि रेजिस्टेंस भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो बेटा हम इसका निकाल लेते। देखिए ये वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को ही बेटा हम बोलते हैं 1 ओम। वोल्ट पर एम्पियर इज नोन एज 1 ओम। ओके, मैं बात कर रहा था अब जब हमारा ओम्स लॉ पूरा हो गया है, एक और बार नजर डाल लेते हैं वोल्टेज करंट ग्राफ पर। तब वोल्टेज करंट ग्राफ का जो ये स्लोप है ना, ये जो मेरा ये जो लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा? दिस लाइन रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस। ये लाइन ही रेजिस्टेंस है, बिकॉज जब आप इसका स्लोप निकालोगे, व्हेन यू विल फाइंड द स्लोप, ओके, तो स्लोप पे बेटा ये जो आप यहां पर आप O करोगे, यहां पर ये पॉइंट को A दोगे, ये पॉइंट को B दोगे, तो जब आप AB का वैल्यू निकालोगे स्लोप में, आपको स्लोप निकालना तो आता ही होगा, बिकॉज क्लास 9th में बहुत सारे ग्राफ में आपने स्लोप निकालना सीखा। यू हैव स्टडीड हाउ टू फाइंड द स्लोप इन द क्लास 9th आल्सो। तो हाउ यू कैन फाइंड दिस वैल्यू AB? ओके, वी हैव टू सिंपली डिवाइड OA, this line which is parallel to y axis, and then OB which is parallel to x axis, OA by OB. The line which is parallel to y axis is the value of voltage, and the line which is parallel to current axis is the value of current. Means OA is a voltage and OB is current. So what we can say that here it is R. AB का value क्या हो गया बेटा? Resistance. Means this line is known as resistance. This is resistance. Okay. तो मैं आपको फिलहाल तो मैंने आपको डेफिनेशन दे दिया, ये मैंने आपको बता दिया। ग्राफ की चर्चा और करेंगे कि ग्राफ में आपको कैसे घुमा सकता है। ओके, ग्राफ की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अब मैंने आपके लिए यहां पर 2 ग्राफ की जगहें निश्चित की हैं। ओके, सो फर्स्ट ग्राफ जो है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही आने वाला है। मैंने बताया आपको कि यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है AB, ये जो क्या है बेटा? दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस है वो कैसे पता चला था? जब हमने स्लोप फाइंड किया था। ओके, जब हमने स्लोप फाइंड किया बेटा, जब हमने AB का वैल्यू फाइंड किया तो हमें क्या मिला? OA by OB। और मैंने बताया कि OA इज पैरेलल टू वोल्टेज एक्सिस,
तो OA भी क्या है बेटा, वन टाइप ऑफ वोल्टेज, एंड OB इज पैरेलल टू करंट एक्सिस, तो OB इज करंट। तो अभी अभी हमने देखा था ये आ गया वोल्टेज करंट का रेशियो। मैंने बोला कि वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस होता है। ओके, सो यू कैन से दैट दिस स्ट्रेट लाइन इज रेजिस्टेंस। सपोज हम क्या करें कि जगह बदल दें, करंट को हम रख लें y एक्सिस में और वोल्टेज को हम रख लें x एक्सिस में, बस पैरामीटर्स का चेंज करते हैं, देखते हैं क्या जवाब आता है आपकी तरफ से। अगर हमने वोल्टेज वर्सेस करंट की जगह पे करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ भी बनाया, तो भी हमारा जो वैल्यू है बेटा वो तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही आना है इस तरीके से, उसमें कोई चेंज नहीं होगा ग्राफ में। ओके, लेकिन अब ये जो चीज है, ये जो लाइन है, क्या ये रेजिस्टेंस है क्या नहीं, उस पर सवाल होगा बेटा। वोल्टेज करंट ग्राफ में ये जो ग्राफ आपको मिलता है दैट इज रेजिस्टेंस, वो मैंने प्रूफ भी कर दिया यहां पर आपके लिए स्लोप निकाल के। अब अगर इस ग्राफ में ये जो कि ये तो वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ था, दैट्स व्हाई वी हमको जो यहां पर मिला ये ग्राफ दैट इज रेजिस्टेंस। अब ये है करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ। करंट वर्सेस वोल्टेज के ग्राफ में भी जो आपको ये लाइन मिल रहा है ये रेजिस्टेंस है कि नहीं, ये देखना है। लेट्स सी, मैंने अभी फिलहाल रेजिस्टेंस लिखा है, लेकिन ये आपके हिसाब से होगा कि सर इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता, कि क्या इसमें कोई चेंज नहीं, whether some changes are taking place or not. So अब हम यहां पर भी क्या करेंगे बेटा, स्लोप निकालने का कोशिश। ओके, अब यहां पर भी हमें AB का वैल्यू फाइंड करना है, we have to find the value of AB। AB का वैल्यू फाइंड करने के लिए वापस से हमें OA by OB करना पड़ेगा, लेकिन दिस टाइम OA is parallel to current axis, because हमने एक्सिस चेंज कर दिया, दिस इज करंट एक्सिस। करंट एक्सिस के पैरेलल का वैल्यू करंट होता है। नाउ इट्स OB which is parallel to वोल्टेज एक्सिस, नाउ OB का वैल्यू हो जाएगा V। सो बेटा ये तो वोल्टेज और करंट का तो ये हुआ नहीं रेशियो। आपको पता ही है कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, नॉट द रेशियो ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अगर हमने V by I को R लिखा है, तो यहां पर I by V को हमको R का रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा ना बेटा। I by V is not R, I by V is 1 by R, because R का वैल्यू क्या होता है, इट्स द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। बट अगर ये ऊपर नीचे हो गया बेटा, यहां पर जब हमने चेंज कर दिया पैरामीटर्स को, यहां वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ था, यहां करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ था। यहां जब हमने स्लोप निकाला तो वी फाइंड द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, और यहां जब स्लोप निकाला तो वी फाइंड द रेशियो ऑफ करंट एंड वोल्टेज। मींस पूरी तरह से हमारा जो रेशियो, जो हमारा स्लोप है उसका रेसिप्रोकल हो गया। तो वेदर वी हैव फाइंड, यहां पर जब हमने फाइंड किया कि यहां पर जो स्लोप आ रहा है दैट इज रेजिस्टेंस, तो यहां जो स्लोप आ रहा है दैट इज द रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, मींस 1 by R। मतलब ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है बेटा, ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है करंट वर्सेस वोल्टेज में, ये बेटा रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से आपके जेईई मेंस में जो कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें इस तरह से सिर्फ पैरामीटर्स को चेंज करके आपको बिल्कुल घुमाया जाता है। ये 1 by R का ये ग्राफ है, और ये ग्राफ जो है बेटा वो R का है। तो इन दो तरह के ग्राफ में इस तरह का चेंजेस हो सकता है, बट लेकिन हमारा जो ओम्स लॉ है वो तो V इज इक्वल टू IR ही रहेगा। ओके, ये हमने अभी अभी लास्ट डेराइव किया था। वोल्टेज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ओके, सो अभी तक हमने रेसिप्रोकल का बात कर दिया, अब हम स्पेशली रेजिस्टेंस को थोड़ा सा डीपली पढ़ने जाने वाले हैं। फिलहाल ओम्स लॉ इज क्लियर। नाउ ओम्स लॉ इज टोटली क्लियर विद द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज रेजिस्टेंस हमने अभी अभी देखा है, फिर भी हम बिल्कुल रिवाइज करेंगे रेजिस्टेंस को अलग से भी। जो पढ़ा है अभी तक उसी को रिवाइज करेंगे। ओके, काफी
अच्छा टॉपिक है ये रेजिस्टेंस. सो व्हाट द रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज, व्हाट वी कैन राइट हियर, द रेजिस्टेंस इज defined as the ratio of the potential difference applied in the circuit and the electric current flows through the circuit, flows through it. एक रेजिस्टेंस जो होता है बेटा, वो रेशियो होता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का. सो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें हम रेजिस्टेंस का, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का बात अगर हम करें रेजिस्टेंस में, सो व्हाट वी कैन राइट हियर, कैपिटल आर से हम डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस को, और कैपिटल आर इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल वी बाय कैपिटल आई, इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट. और अगर हम एसआई यूनिट का बात करें, ओके, जिससे हम स्पेशली डिनोट करेंगे, तो हमें पता है कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है बेटा, आर इज इक्वल टू कैपिटल वी बाय कैपिटल आई, मींस वोल्ट पर एम्पियर ये हो सकता है आपका करंट. क्योंकि आप क्या करेंगे, वोल्टेज के लिए वोल्ट रखेंगे और करंट के लिए कैपिटल ए रखेंगे, मींस कैपिटल वी बाय कैपिटल ए, मींस वोल्ट पर एम्पियर. ओके, और इसी को हम बोलेंगे ओम. ये इस वैसे तो इसे हम इंग्लिश में ओमेगा बोलते हैं, और ये कैपिटल ओमेगा को हम बोल देंगे कि द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. ओम पढ़ते हैं हम इस कैपिटल ओमेगा को. सो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस डेराइव भी कर सकते हैं. और अगर आपको देखना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टेंस in a circuit, representation of resistance in a circuit, एक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सो इट इज लाइक दिस. इस तरीके से एक रेजिस्टेंस को हम सर्किट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा यूनिट ओम है. इस तरीके से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से आप किसी भी यूनिट को बिल्कुल डेराइव कर सकते हैं. आपको किसी भी यूनिट को बिल्कुल लर्न करने की, रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है. मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन वो टोटली हमने अपने डेफिनेशन से लिया है. तो दिस इज व्हाट द रेजिस्टेंस इज. और याद रखें, भूले ना, बिकॉज रेजिस्टेंस इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन ओम्स लॉ. ओम्स लॉ के अंदर जब हमने पढ़ा था कि वोल्टेज और करंट के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, दैट इज रेजिस्टेंस. ओके, सो वहां रेजिस्टेंस का जड़ को मत भूलना आप लोग. डोंट फॉरगेट द रूट ऑफ रेजिस्टेंस. द रूट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम्स लॉ. ओके, सो बेटा दिस इज द टॉपिक. So my dear students, types of materials on which the resistance depends. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मटेरियल जो होता है ना बेटा, जिस मटेरियल से आपका कंडक्टिंग वायर बना है, आपके सर्किट बने हैं, उस पे रेजिस्टेंस काफी ये आपका डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करता है वो बताना मेरा फर्ज है. सपोज कि ये कोई मटेरियल का मैंने आपका इंटरफेस ले लिया है, इसमें से करंट फ्लो होगा. सपोज इलेक्ट्रॉन्स जो है ना बेटा, वो इस तरीके से जाएंगे, करंट फ्लो होगा. बेटा रेजिस्टेंस क्या होता है, आखिरकार करंट को रोका कैसे जाता है किसी कंडक्टर के अंदर. हाउ अ करंट इज हिंडर्ड इन अ कंडक्टर, कैसे होता है ये, हाउ. बेटा कंडक्टर के अंदर लैटिसेस होते हैं, स्पेसेस होते हैं, जहां पर आपके पॉजिटिव चार्जेस भी फिक्स तरीके से रहते हैं. आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं, और मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो घूमते हैं, इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. इनको हम क्या बोलते हैं, नाम दिया है हमने इनको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया हुआ है यहाँ. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब बिल्कुल तेजी से मूव कर रहे होते हैं,
तो अपने मूवमेंट के दौरान एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव चार्ज के बीच में कॉलिजन्स होते हैं। क्या होता है बेटा? कॉलिजन्स। कॉलिजन्स का मतलब है टकराना। हमेशा जब भी किसी कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन बिल्कुल तेजी से घूम रहा होता है तो कहीं ना कहीं उसके रास्ते के बीच में इस तरीके से एक पॉजिटिव लैटिस मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता बट वो एक जगह पर स्थिर तो है, वहां जाके टकराते हैं इलेक्ट्रॉन। अब बेटा ये जो कॉलिजन है ना, इस कॉलिजन का वजह से ही जन्म होता है रेजिस्टेंस का। इसी के कारण से इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको रोका जाता है, इसी के कारण से उस पॉइंट में वोल्टेज का ड्रॉप होता है। बेटा तो ये जितना नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ता है ना बेटा, जितना नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ता है उतना ही रेजिस्टेंस भी उस मटेरियल का बढ़ता है। मतलब आपको पता चल गया कि ये खेल सब पॉजिटिव आयंस का, पॉजिटिव आयन के साथ इलेक्ट्रॉन के कॉलिजन का है। तो बेटा ये अलग अलग मटेरियल्स में ये संभावनाएं अलग अलग होती हैं, इसीलिए मटेरियल्स पे आपका रेजिस्टेंस पूरी तरह से डिपेंड करता है। गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर, कॉपर के अंदर ये कॉलिजन्स कम होते हैं। ये जो नंबर ऑफ कॉलिजन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच का जो कॉलिजन है, मींस जो रेजिस्टेंस है, वो इस तरह के मटेरियल्स में कम होता है। और अगर आप बात कर दो आयरन का, तो उसमें ये कॉलिजन्स बढ़ जाते हैं। तो आयरन एक ज्यादा रेजिस्टिव मेटल है, ये आयरन ज्यादा रेजिस्टिव है, गोल्ड सिल्वर कॉपर उतना ज्यादा रेजिस्टिव नहीं है। ओके, सो आपको एक चीज तो पता चल गया होगा कि रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। मटेरियल जैसा होता है उसके हिसाब से रेजिस्टेंस का वैल्यू भी होता है। तो उसी चीज को अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये तो मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि आखिरकार रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर के अंदर कैसे जन्म लेता है, क्योंकि हर एक कंडक्टर, हर एक मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, उनके रेजिस्टेंस, वो किस मटेरियल से बने होते हैं और उनके यूजेस का बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ मटेरियल्स कैटेगरी होंगे एक्चुअली। ओके, यहाँ पर हम कैटेगरीज की बात करेंगे, कैटेगरी ऑफ मटेरियल्स की। तो कैटेगरी में सबसे पहली कैटेगरी जो मटेरियल्स की मैं बात करने वाला हूं, दैट इज इंसुलेटर्स। ओके, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है बेटा? इंसुलेटर के अंदर में रेजिस्टेंस कितना होगा? आपको पता ही है कि द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इंसुलेटर इज वेरी लो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही नहीं है, सो रेजिस्टेंस विल बी हाई। हाई रेजिस्टेंस होता है, इसके अंदर से करंट फ्लो होना नामुमकिन है। किस तरह के मटेरियल से बेटा इंसुलेटर बनते हैं? आपको पता है कि प्लास्टिक एक इंसुलेटर ही है। ओके, और उसके बाद भी आपके बैकेलाइट नाम होता है, एक इंसुलेटर होता है, ठीक है, बैकेलाइट है। ओके, रबर है। ओके, रबर भी एक इंसुलेटर ही होता है। सो मेनी इंसुलेटर्स आर देयर। यूजेस कहाँ होगा बेटा? वायर में, वायर की कोटिंग, कोटिंग ऑफ वायर, वायर का जो कोटिंग होता है उसमें यूज होता है। ओके, स्विचेस में यूज होते हैं, स्विच भी इनके बनते हैं ताकि शॉक ना लगे इंसुलेटर्स के। तो ये बेटा हो गया फर्स्ट कैटेगरी आपका। ओके, नाउ द सेकंड कैटेगरी इज कंडक्टर। प्योर कंडक्टर का बात करते हैं, इट्स प्योर कंडक्टर। ओके, प्योर कंडक्टर बेटा, प्योर कंडक्टर होता है वो प्योर एक एलिमेंट से बनता है, और कंडक्टर का जो बेटा रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है। ओके, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता नहीं, दैट्स व्हाई प्योर कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा पाते हैं। जैसे कि आप बात कर लो कॉपर का, आप बात करो एल्यूमिनियम का, ओके, आप बात कर लो गोल्ड का या सिल्वर का। ये गोल्ड सिल्वर के वायर्स तो काफी कम बनते हैं बिकॉज मटेरियल्स काफी महंगे हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम इनके वायर्स बहुत ज्यादा बनते हैं और ये इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के ही काम आते हैं। इनका यूजेस का बात करें तो बेटा इलेक्ट्रिक वायर्स ही इनके मेन यूजेस हैं। ओके, अगर हम प्योर कंडक्टर को छोड़ दें, ओके, हम बात करें आपके एलॉय कंडक्टर्स का। एलॉय कंडक्टर नाम की भी एक चीज होती है, और इसका जो बेटा आपका वैल्यू होता है रेजिस्टेंस का, अलॉय कंडक्टर्स। यू नो व्हाट इज अलॉय?
द कंडक्टर विच इज मेड बाय द मिक्सअप ऑफ 2 और मोर मेटल्स, 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स से मिक्स होकर के बनने वाले कंडक्टर को हम अलॉय बोलते हैं। ओके, सो अलॉय का जो आपका रेजिस्टेंस होता है दैट इज बिटवीन हाई एंड लो, इट्स मीडियम। उसका मीडियम जो होता है बेटा वो आपका रेजिस्टेंस होता है, वो नाइक्रोम हो सकता है। ओके, नाइक्रोम भी एक तरह का बेटा आपका अलॉय कंडक्टर है। ओके, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स अलॉय कंडक्टर के हो सकते हैं। हीटिंग डिवाइसेस में इनका यूज होता है। हीटिंग डिवाइस मतलब आयरन हो गया या रूम हीटर हो गया, हीटिंग डिवाइसेस में आपका अलॉय कंडक्टर का यूज होता है। ओके, हीटिंग डिवाइसेस में अलॉय कंडक्टर्स का यूज होता है। ओके, तो अलॉय कंडक्टर्स के बारे में भी हमारा बात हो गया। नाउ अब हम बात करेंगे, देखिए हमने इंसुलेटर्स के बारे में बात कर ली, प्योर कंडक्टर्स के बारे में बात कर लिया, अलॉय कंडक्टर के बारे में बात कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। बेटा सेमीकंडक्टर जो होता है उसका भी रेजिस्टेंस मीडियम होता है और मॉल्टेन स्टेट में ही। सेमीकंडक्टर जब लिक्विड स्टेट में होते तो उनकी कंडक्टिविटी काफी हाई हो जाती है, लेकिन ऐसे वो मीडियम होते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर का बात करें तो हम बात कर सकते हैं आपका सिलिकॉन का। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो ऐसे एलिमेंट है बेटा जो सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं और इनका रेजिस्टेंस लो होता है। ओके, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं ना, जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी इतनी छोटी छोटी होती है, कभी किसी आप टेलीविजन को खोल के देखना, बहुत सारी चीजें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, उसमें सेमीकंडक्टर्स का यूज होता है। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सुपर कंडक्टर। अब हम बात करने वाले हैं सुपर कंडक्टर का। सुपर कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी हो बेटा वेरी हाई होती है, सबसे हाई कंडक्टिविटी सुपर कंडक्टर्स की होती है। सुपर कंडक्टर जो है ना बेटा वो मरकरी के बने हुए होते हैं, स्पेशली Hg। मरकरी जो है वो इसका मेन कंस्टिट्यूएंट होता है सुपर कंडक्टर्स का। ओके, और सुपर कंडक्टर का यूज जो है ना बेटा वो सुपर कंप्यूटर में स्पेशल किया जाता है। आपने सुपर कंप्यूटर्स के बारे में सुना होगा। सुपर कंप्यूटर नाम के डिवाइसेस में सुपर कंडक्टर्स का यूज किया जाता है। काफी हाई इसकी जो है वो काफी लो, वेरी हाई नहीं, वेरी लो रिएक्टिविटी हो, वेरी लो होता है, रेजिस्टेंस काफी लो होता है, करंट काफी ज्यादा फ्लो कर पाते हैं। दैट इज द 5 कैटेगरीज। ये 5 कैटेगरीज के बारे में हमने पढ़ाया आपको अभी कि इंसुलेटर, प्योर कंडक्टर, अलॉय कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर। इन सारे चीजों के बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस बिल्कुल जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से चेंज हो रही है। अकॉर्डिंग टू मटेरियल आपके रेजिस्टेंस चेंज हो रहे हैं, उसका मटेरियल और यूजेस भी मैंने आपको बता दिया है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द पार्ट नंबर 4 और इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई। और पार्ट नंबर 5 में हम क्या करने वाले हैं, जिस तरीके से रेजिस्टेंस जो है वो टाइप्स ऑफ मटेरियल पे डिपेंड है, उस तरीके से रेजिस्टेंस और भी चीजों पे डिपेंड होता है। तो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और साथ ही ओम्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।